हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए सामाजिक अध्ययन वर्ष 2018 में पूछे गए प्रश्नों को लेके आए हैं। इसका मॉडल पेपर है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये 50 नंबर का होता है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें पहला है बहुविकल्पीय। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। यह कथन है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रैप्सन का। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बा, आग की खोज। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण से तात्पर्य है। महापाषाण से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द, समाधियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा द समाधियों से। अगला क्वेश्चन है, शाम का अर्थ है। शाम का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द, गान से। अगला है, वेदांग कितने होते हैं? वेदांग कितने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामणी, यानी जो गांव में रह रहा है वो ग्रामणी ही कहलाएगा, गांव का मुखिया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी गेहूँ, जौ, चावल। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अयश शब्द का प्रयोग हुआ है। अयश शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? सोने के अर्थ में, चांदी के अर्थ में, तांबे के अर्थ में, लोहे के अर्थ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा शा, तांबे के अर्थ में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत से संकलित है? इसमें पहला है प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बा, द्वितीय बौद्ध संगीत। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का मुखिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पहला दिया गया है पृथ्वी, चंद्रमा, शनि, सूर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा सागर यानी महासागर है। पहला है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, नासा की स्थापना हुई 1958 में, 1959 में, 1957 में, 1956 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा द, 1956 में। अगला क्वेश्चन है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा श, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है। सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर। तो जो नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी होता है वो मेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अति लघु है। इसमें पहला है, कृषि का आरंभ किस काल से हुआ या किस काल में हुआ?
कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जल का मध्य क्षेत्र, यानी मध्य में बीच का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था जिसके समय में सिकंदर भारत आया। 20 नंबर है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई जिसे जीटी रोड भी कहते हैं? जीटी रोड भी कहते हैं। तो इसको शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुई। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 5 अणु व्रत क्या हैं? जैन धर्म के 5 अणु व्रत या महाव्रत इस प्रकार है, जिसमें पहला है जीवों को न मारना, दूसरा सच बोलना, तीसरा है चोरी न करना, चौथा है अनुचित धन न जुटाना, पांचवा है इंद्रियों को वश में रखना। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का मूल आधार पहला है अनीश्वरवाद, दूसरा है कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास, तीसरा है बुद्ध के 4 आर्य सत्य, यानी पहला आ संसार दुख से भरा है, ब दुख का कारण, स दुख का निरोध, द दुख से छुटकारा प्राप्त करने के साधन। अगला चौथा नंबर है अहिंसा पर जोर, पांचवा है वर्ण व्यवस्था का विरोध। अगला क्वेश्चन है मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम भी लिखना है आपको। का राइट आंसर होगा मापक के प्रकार दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र, जो 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश समांतर की पूर्व पश्चिम एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीच अर्थात दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं या वृत्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोब किसका प्रतिरूप है? इसको सब जानते होंगे दोस्तों, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। अगला क्वेश्चन है नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। राइट आंसर हो जाएगा राज्य से अनुदान व जनता से कर नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष बाद फरवरी 29 दिन की होती है। इसे हम अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इतिहास का अर्थ देखिए आप लोग। इतिहास की व्युत्पत्ति, इतिहास यानी हिस्ट्री शब्द का रूपांतर है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा हिस्टोरिया से हुई है। हिंदी में इसका अर्थ होता है वास्तविक रूप से घटा हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर है, आदि मानव से आधुनिक मानव तक की विकास प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए हैं, इसको लिखना है आपको। तो इसमें देखेंगे हम, मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए, जैसे खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता पैदा होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना, मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीन के 2 प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधारकों के नाम लिखना है आपको। तो चीन के 2 प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधारक थे लाओ त्से और कन्फ्यूशियस। लाओ त्से और कन्फ्यूशियस, दोस्तों साथ साथ पढ़ते चलिएगा। ग्रह, अगला क्वेश्चन है, ग्रह और उपग्रह से क्या समझते हैं, स्पष्ट करना है आपको। इसका उत्तर हो जाएगा, ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता है। अगला क्वेश्चन है, पथ पर करता हो, दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण न करे, उसे ग्रह कहते हैं। उपग्रह वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का संपूर्ण जीवन किन 4 आश्रमों में विभक्त था, प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी निश्चित थी, संक्षेप में लिखना है आपको। उत्तर देखेंगे, आश्रम व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल आश्रम व्यवस्था समाज की श्रेष्ठ व्यवस्था थी। मनुष्य के जीवन की आयु अनुमानित 100 वर्ष मानकर 4 आश्रम निर्धारण किए गए थे, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसमें हम ब्रह्मचर्य आश्रम देखेंगे थोड़ा डिटेल से। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को विद्या अध्ययन करना था और गृहस्थ आश्रम में विवाह कर संतान उत्पन्न करना था, जबकि वानप्रस्थ आश्रम में वन की ओर गमन करना था और संन्यास आश्रम में सांसारिक मोह माया को त्यागना होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। दोस्तों ये पेपर 50 नंबर का होता है। मौर्य समाज के पतन के क्या कारण थे, इसका उल्लेख करना है। तो देखेंगे, वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे, देश पर विदेशी आक्रमण होने लगे, धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, इसने मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ये कारण थे मौर्य साम्राज्य के पतन होने के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, लिखना है, यानी पृथ्वी के अंदर होने वाली कौन कौन सी क्रियाएं हैं उसे हमें लिखना है।
देखेंगे। पृथ्वी के धरातल की आंतरिक शक्तियाँ जहाँ निरंतर विषम ढाल व विविध स्वरूप बनाती हैं, वही बाह्य शक्तियाँ अपक्षय व अपर्दन के प्रभाव से ऊंचे भावों का निम्नीकरण एवं निचले भागों में जमाव कर निरंतर समतलीकरण की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। अतः भूतल को समतल बनाने में अपक्षय व अपर्दन या निम्नीकरण प्रक्रिया का विशेष योगदान रहता है। अतः जिस प्रक्रिया के द्वारा या शक्तियों द्वारा भूतल पर निरंतर काट छांट रहता है उसे अनाच्छादन कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ होंगी जैसे भूकंप का आना, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ हैं, यानी जो पृथ्वी की जो चट्टानें होती हैं वो अकस्मात हिलने लगती हैं जिससे भूकंप आता है। अगले क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर। सड़क दुर्घटना के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं उसे हमें लिखना है। पहले हम तीनों पढ़ लेंगे, इसको लास्ट में दिखाते हैं। सड़क दुर्घटना के कारण देखना है हमें, इसके उत्तर देखेंगे हम। सड़क दुर्घटना के कारण, सड़क दुर्घटना के कारण इस प्रकार हैं। प्रमुख रूप से सड़क पर पैदल चलते व्यक्ति, वाहन पर सवार व्यक्ति अथवा वाहन चलाते व्यक्ति का ध्यान कहीं और होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो आप लिखे लेंगे। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली की अवधारणा लिखनी है आपको। तो इसमें देखेंगे ग्रामीण जीवन, ग्रामीण और नगरीय दोनों देखेंगे। पहले हम ग्रामीण देखेंगे। भारत प्रमुख रूप से गांव का देश है। यहाँ की 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। इनकी आजीविका का प्रमुख आधार कृषि है। कृषि के अतिरिक्त ये पशुपालन, कुटीर उद्योग का कार्य भी करते हैं। हमारे देश की कृषि मुख्यतः वर्षा ऋतु पर निर्भर है। गांव शब्द आते ही हमारे दिमागों में एक ऐसा चित्र उभरता है जहां की आबादी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यह तथ्य सही भी है क्योंकि अभी भी देश के बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहां इस तरह की बुनियाद सुविधाओं का अत्यंत अभाव है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। यानी ज़्यादातर लोग शहरों में निवास करना चाह रहे हैं। अगला देखेंगे नगरीय जीवन। नगर का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में गांव से हटकर एक अलग प्रकार का चित्र उभरता है। यहाँ की आजीविका के साधन अलग प्रकार के होते हैं। मुख्यतः लोग कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री इत्यादि में कार्य करते हैं। यहाँ का रहन सहन विविध रंगों से रंगा होता है। सड़कों पर चहल पहल रहता है। मूलभूत आवश्यकताएं तथा सुविधाएं सरलता से प्राप्त होती हैं। इसी वजह से हमारे देश में नगरीय जनसंख्या का दिन प्रतिदिन विस्तार हो रहा है तथा ग्रामीण तथा नगरीय का बढ़ावा मिल रहा है, यानी नगरीकरण का बढ़ावा मिल रहा है। जनता ग्रामीण वातावरण को छोड़कर नगरों में जाकर बस जाती है जिससे कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध हों। इनकी समस्याओं का समाधान करके इनको इनकी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसके लिए नगरीय स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया गया। जिस प्रकार गांव
के विकास के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत होती हैं, उसी प्रकार शहरों के विकास के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका, परिषद तथा नगर निगम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत की जलवायु के बारे में लिखिए। यहाँ मुख्य रूप से कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं, इन्हें लिखना है आपको। देखेंगे भारत की जलवायु। चालीस नंबर ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हवाओं का मौसमी उलटफेर। यानी मानसून का शाब्दिक अर्थ होता है हवाओं का मौसमी उलटफेर। इसका तात्पर्य यह है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसूनी पवनों की दिशा तथा वर्षा करने की क्षमता में परिवर्तन आ जाता है। भारत की जलवायु में मानसून की प्रधानता देखी जा सकती है, जो अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्र को एकता का स्वरूप प्रदान करती है, किंतु व्यापक जलवायविक एकता होने के बावजूद प्रादेशिक विविधताओं के कारण जलवायु में भी विविधता आ जाती है। अगले इसमें देखेंगे ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो भारत में ऋतुएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। इसमें हम शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। इस ऋतु का समय मध्य दिसंबर से फरवरी माह तक रहता है। इसमें सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होने से उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत पर तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। फलतः भारत का तापमान कम होने के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में एक क्षीण उच्च वायुदाब बना रहता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन प्रवाह शुरू हो जाता है। इसे ही शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून कहते हैं। अगला देखेंगे ग्रीष्म ऋतु। देखेंगे यह ऋतु मार्च से मध्य जून तक होती है। इस ऋतु में सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होकर लगभग भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकने लगता है। फलतः समस्त भारत का तापमान बढ़ जाने से उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में गर्म तेज हवाएं यानी लगभग 40 डिग्री सेल्सियस चलने लगती हैं, जिन्हें हम लू कहते हैं। तापमान के अधिक हो जाने के कारण वायुदाब घट जाता है। इस निम्न वायुदाब को पूरा करने के लिए आसपास के उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से तीव्र गति से पवनें आती हैं। ऐसी पवनें धूल भरी आंधी और गरज के साथ तड़ित झंझा कहते हैं। कभी कभी इनसे थोड़ी बहुत वर्षा भी होती है, अर्थात थोड़े समय के लिए मौसम ठंडा व सुहावना हो जाता है। थोड़े समय के लिए ऐसे चक्रवात तूफान को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अगला देखेंगे अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसे नाम भी हम देख लेंगे। इसमें जैसे चेरी ब्लासस यानी कर्नाटक में है, काफ़ी की फसल में लाभदायक होता है। आम्रवृष्टि दक्षिण भारत में है, आम की फसल जल्दी पकने में सहायक होती है। काल वैशाखी पश्चिम बंगाल यानी ग्रीष्मकालीन तूफान
नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत चाय, जूट, चावल हेतु में लाभदायक होता है। अगला देखेंगे वर्षा ऋतु। इस ऋतु का समय जून से सितंबर तक होता है। जून में सूर्य कर्क रेखा के आसपास सीधा चमकता है। फलतः अधिक तापमान के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। ज्यों ही निम्न वायुदाब की तीव्रता बढ़ती है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें उष्ण व आर्द्र जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, भारत के इस निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित हो जाता है। भूमध्य रेखा देखेंगे इसका, भूमध्य रेखा पार करने पर इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। इसे ही आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी इसी का है, लास्ट है ये, ऋतुओं के प्रकार में है ये। शरद ऋतु है। उत्तर भारत से दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक हटने लगता है। यह प्रक्रिया मानसून के आने के विपरीत धीरे धीरे होती है। मानसून के पीछे हटने का तात्पर्य है कि मानसून प्रवाह का कमज़ोर पड़ जाना, यानी मानसून के पीछे हटने का तात्पर्य है मानसून प्रवाह का कमज़ोर पड़ जाना। यह प्रायद्वीप के दक्षिण भाग के नवंबर के शुरू तक लौट जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमज़ोर पड़ने से पवनों की दिशा भी धीरे धीरे विपरीत होकर उत्तर पूर्वी हो जाती है। इन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को सामान्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें भी कहते हैं। ये दोस्तों पूछ भी लिया जाता है मानसूनी पवनें किसे कहते हैं, तो आपको लिखना उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को सामान्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। अधिकांश वर्षा तमिलनाडु के तट पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसी मानसून से होती है। तो दोस्तों ये समाप्त हुआ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।